अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम है और एटॉमिक न्यूक्लियस थ्योरी या फिर एटॉमिक न्यूक्लियस हाइपोथेसिस है। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें ये सेकंड टॉपिक आज है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले ये हम जानते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई एटम है। ओके, तो ये मैं हमारे पास एटम है। तो एटम ये एटम का सिंबल है, हम कहते हैं मेरे पास एलिमेंट सिंबल है। और यहाँ हम जी लिखते हैं और यहाँ हम ए लिखते हैं। ये जी क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये ए क्या है, हमारे पास एटॉमिक मैस है या मैस नंबर है हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये कार्बन है, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर कितना है, इसका मैस नंबर या एटॉमिक मैस कितना है, 12 है। ओके, तो एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, और मैस नंबर में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये 6 प्रोटॉन्स तो हो गए, 6 प्रोटॉन्स को सॉरी जो हमारे पास है अगर हमने यानी कि ये हमारे पास मैस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये मेरे पास एटॉमिक नंबर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ओके, ये वाला जी। तो अब हमने ये न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो जी माइनस पी। तो जी कितना है, हमारे पास 6 है। पी कितने हैं, प्रोटॉन, वो हमें तो जितने ये प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, तो 6 होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रॉन इसमें 0 है। सॉरी सॉरी, ये गलत कैलकुलेशन होगी, इस तरह कैलकुलेशन नहीं है इसकी। कि अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसका फार्मूला ए माइनस जी है। ओके, अब ए एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो ये 6 हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। अब सबसे पहले ये जो जी है, ये जो एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह लें एक ही बात है। ओके, तो अब जो एटॉमिक मास है, ये वाला एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम में हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और इसका टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो इसी एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो एटम होता है वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं ये मेरे पास एटम है, तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास होता है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो इसका मतलब 12 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ये जो 6 कहाँ से आया, 6 हमें यहाँ से पता लगा एटॉमिक नंबर से। ये प्रोटॉन है और 6 अब ये इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोटॉन 6 है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी तादाद भी 6 है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है तो इसका मतलब वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन इसीलिए कहते हैं न्यूट्रॉन हमारे पास। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल एटम का बात करें तो जो वो जीरो होता है, चार्ज कोई भी नहीं होता। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसको इग्नोर करें। अब 6 प्रोटॉन, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। डन हो गया। तो ये मेरे पास ओवरऑल न्यूट्रल होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब हम मिसाल लेते हैं, जो मेरे पास सोडियम है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और जो मैस नंबर है वो 23 है। ओके, तो अगर अब इसमें हम निकालना चाहते हैं न्यूट्रॉन, तो क्या होगा, ये होगा एटॉमिक मैस कितना 23 है और एटॉमिक नंबर कितना 11 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 12 है। यानी कि ये सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर कितने हैं, यानी कि जो प्रोटॉन है वो 11 है और इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 12 है। ये दोनों मिलकर 23 बना रहे हैं और ये क्या है, एटॉमिक मास है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये प्रोटॉन 11 है तो इसके अंदर यानी कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 11 ही होंगे। ओवरऑल जो सोडियम का चार्ज होगा वो 0 होगा, न्यूट्रल होगा ये हमारे पास। ओके हो गया। अब हम सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है, एटॉमिक न्यूक्लियर हाइपोथेसिस, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया। इसने थ्योरेटिकल मॉडल पेश किया। वो ये मॉडल ये था, वो कहता था कि जो हमारे पास एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। ओके, और कहता था कि ये ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। ये थ्योरेटिकल कहा था उसने। ये भी कहा था कि जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके हो गया। ये जे थॉमसन ने 1897 में अपना ये मॉडल पेश किया था। तो इस लिहाजा इसकी थ्योरी के मुताबिक पॉजिटिव चार्जेस अगर नेगेटिव इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। जो ओवरऑल एटम का नया जो चार्ज है वो 0 है। जो इलेक्ट्रिकली एटम क्या है वो न्यूट्रल है। अच्छा, बाज़ बुक्स में इसमें यहाँ 1904 भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये अथेंटिक डेट मानी जाती है इसके मुतालिक। ओके हो गया। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। अच्छा, ये तमाम जो टॉपिक्स है ये हमने स्टडी किए हैं लास्ट सेमेस्टर में। जब हमने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी किया था, फोर्थ सेमेस्टर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया था, तो उसमें भी हमने स्टडी की है, बल्कि एफएससी में भी इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। तो रदरफोर्ड क्या कहता था, उसने एक ये प्लेट ली, जो रदरफोर्ड रदरफोर्ड जो मॉडल था, ओके, वो इसने बम्बारमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की। तो जब इसने अल्फा पार्टिकल्स की जो बम्बारमेंट करवाई, तो कहता था कि जो 99 थी पार्टिकल, जो रेज वो सीधा गुजर गई 99, कुछ बेंड हो गई, ओके, और कुछ वापस आ गई। तो इसने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो रेज हैं उनको बेंड कर रही है या फिर डिफ्लेक्ट कर रही है या फिर पीछे बैकवर्ड भेज रही है, रिटर्न कर रही है 180 के एंगल पर। तो इसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। तो जो कुछ ना कुछ मौजूद है, इसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो क्या क्या करता है, एक एटम का एक अच्छा खासा इसकी जो एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। तो ये इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल को हम बाज़ का न्यूक्लियर मॉडल का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, और इसने एक और बात कही थी। पहले तो ये बात ये इसने कही थी कि इसके सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये छोटा है, यानी कि अगर एटम, ये इतना बड़ा एटम है, तो इसके मध्य मुकाबले जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से छोटा है। पहली बात ये है। दूसरा क्या कि ये डेंस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और तीसरी बात कि ये क्या कही कि ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कोर है ये मेरे पास, जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इस एक और बात कही इसने, ये एक तो ये कंसेप्ट है, एक दूसरी बात ये कही कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे जो हमारे पास सूरज के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह इसने ये कहा कि इस न्यूक्लियस के गिर्द भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास थर्ड थ्योरी है, थर्ड जो मॉडल है वो हमारे पास है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये है। ओके, इसका कोई एग्जैक्ट नाम अभी तक नहीं आया कि ये मॉडल किसने पेश किया था। पहले मॉडल सुन ले, मॉडल क्या है। वो ये कहता था कि जो आधे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है और आधे न्यूक्लियस के बाहर है। ये यानी कि जो प्रोटॉन मॉडल जिसने पेश किया वो ये कहता था कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जहां आधे इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं, यानी कि जो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और आधे न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ओके, जो और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ओवरऑल मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसने ये बात की थी। पहली बात क्या की थी कि जो प्रोटॉन प्लस जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इक्वल हैं, और आधे इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, आधे बाहर हैं। लेकिन जो प्रोटॉन है जो वो टोटली इस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ये इसने कंसेप्ट दिया था। इसका ये कंसेप्ट अगरचे गलत है,
आज की थ्योरी के मुताबिक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटली न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, जो प्रोटॉन है वो टोटली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आज की थ्योरी ये कहती है। ओके, तो कहा जाता है कि जो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी पेश की थी, ये रदरफोर्ड ने ही पेश की थी 1900 में या 1904 के लगभग। लेकिन इसने अपना नाम शो नहीं किया क्योंकि थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए अपने नाम से बचने के लिए, यानी कि इनके मतलब यही कहा जाता है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या है इसमें सीन है। ओके हो गया। खैर देखना उन्होंने मेहनत की है। अब अगर हम कहें कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल जो उस वक्त पेश किया गया तो ये यानी कि बहुत अच्छा था। लेकिन इसके बाद थ्योरी आई तो फिर इन्होंने रिजेक्ट किया था ना, यानी कि एक तरह का उन्होंने काम किया था और अच्छा काम किया था। अब अगर हम कहें इसका एडवांटेज क्या है, हालांकि तो ये थ्योरी आज की थ्योरी के मुताबिक बिल्कुल रॉन्ग है। इस थ्योरी से हमें ये पता लग गया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ये इसका एक बेनिफिट था। अगरचे इनकी थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन इनकी थ्योरी रिजेक्ट होने के बावजूद भी एक कंसेप्ट देगी, एक पॉइंट देगी जाते जाते, कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तमाम के तमाम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद जो चौथी थ्योरी पेश आई वो आई चैडविक की। ओके, चैडविक एक्सपेरिमेंट कहते हैं या इसको हम न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, अब जो चैडविक था इसने 1932 था, ये फिजिसिस्ट था जेम्स चैडविक। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। यानी कि इसने क्या किया था कि बेरिलियम की किसकी बेरिलियम की अल्फा पार्टिकल्स के साथ जो पोलोनियम जो मेरे पास है, पोलोनियम है, ये मेरे पास क्या है? रेडियो एक्टिव है, सब्सटेंस है। तो यहाँ से ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके है पोलोनियम का। ओके, यानी कि ये नेचुरली तौर पर पाया जाता है। इसका टॉपिक नंबर 82 आई थिंक। अच्छा जी, जो पोलोनियम है इससे इसने कि इसने जो बेरिलियम है, बेरिलियम की बम्बार में सॉरी अल्फा, जो बेरिलियम है इसकी बेरिलियम की शीट ली थी इसने, और अल्फा पार्टिकल्स की इस पर क्या करवाई थी? बम्बारमेंट करवाई थी, रेडिएशन करवाई थी। तो इसने ये जज किया कि पता है इस एक्सपेरिमेंट में, ये इसने ये ऑब्जर्व किया कि हो ना हो कि इस बेरिलियम शीट के अंदर जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसके इक्वल कुछ और पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। इसने तब अल्फा पार्टिकल रेडिएशन फॉल करी बेरिलियम पर, तो रिजल्ट इसने ये निकाला कि ये जो प्रोटॉन था ये तो पहले डिस्कवर हो चुका था। इसने ये कहा था कि प्रोटॉन की इक्वल इसमें बेरिलियम में कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मैस तो इसके इक्वल है प्रोटॉन के, लेकिन उन पार्टिकल्स का चार्ज जीरो है। और उन्हीं पार्टिकल्स को बाद में न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। ओके हो गया। तो ये इसने चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अच्छा जी, ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास होगी उसमें हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियर क्या होते हैं। तो खैर ये हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में को लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।